माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर आईआईटी जेईई और नीट एम्स का एग्ज़ाम देने वाले सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि वैसे स्टूडेंट्स जो इस साल 10th आउट पास करके और 11th क्लास में उन्होंने अपना एडमिशन लिया है और अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है। लॉकडाउन की वजह से उनकी कोचिंग से उनकी क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन चैप्टर की थ्योरी। अभी तक जो भी लेक्चर्स लगे हैं वो सारे लेक्चर्स यूनिट डायमेंशन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लगे थे। आज का जो लेक्चर है वो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर की थ्योरी की बात करने वाले हैं और कोशिश हम लोग ये करेंगे कि आज एक ही लेक्चर के अंदर यूनिट डायमेंशन चैप्टर से जितने थ्योरी हो सकते हैं वो मैक्सिमम थ्योरी यहाँ पे कवर कर ली जाए। एक चीज़ आपको समझना होगा किसी भी चैप्टर के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक चीज़ आपको समझना होगा कि कई सारे टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगातार उन टॉपिक से बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ती है कि आप 15-20 साल के क्वेश्चंस देखिए कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगातार पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप टिक करके उनको लगातार उनकी स्टडी, उनकी थ्योरी को मजबूत कीजिए। उसी तरह से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट, जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 1 11th क्लास का, जहाँ से एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आज उसकी थ्योरी पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करते हैं यूनिट डायमेंशन चैप्टर। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में जो सबसे पहले बात की जाती है, जाहिर सी बात है आपको इसमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में और फिर मेजरमेंट के बारे में। तीन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बोला फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती हैं? बोला दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी तरह होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। और डिराइव्ड क्वांटिटीज, इन सातों को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटियां हैं उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। हालांकि एक और तरह की क्वांटिटीज होती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। पर इसकी चर्चा उतनी हम लोग नहीं करते हैं, जिसमें हम लोग एंगल की बात करते हैं। इसमें किसकी बात करते हैं? एंगल की। आप सिर्फ दो तरह की जानेंगे, फंडामेंटल्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड में क्या होता है? आपको डिराइव किया जाता है, बनाया जाता है। किससे? फंडामेंटल से। तो बोला फंडामेंटल में जो 7 क्वांटिटीज होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो बोला सर सबसे पहले होती है मास होती है, लेंथ होती है, इसके अलावा टाइम होती है, टाइम के अलावा आपका करंट होता है, करंट के अलावा आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, और लास्ट जो होता है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 7 हो गए आपके। ये 7 क्या होते हैं? फिजिकल, आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 7 होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास यानी कि द्रव्यमान, लेंथ यानी कि आपकी लंबाई, टाइम समय, करंट को करंट ही बोलेंगे, धारा बोलेंगे, टेम्परेचर का मतलब तापमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कितना है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। ठीक, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसके लिए इन सभी को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटी होंगी उनको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या आ जाएंगी? बहुत सारी आ जाएंगी। सर स्पीड आ गया, फोर्स आ गया, टॉर्क आ गया, मोमेंटम आ गया, मतलब कोई भी अदर क्वांटिटीज इन 7 की अगर हम छोड़ करके लेंगे तो क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, बशर्ते आप एंगल को छोड़ दें तो, क्योंकि एंगल जो होती है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। एंगल में भी दो तरह की एंगल होती है, एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है? रेडियन, और आपको सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। ठीक, ये दो तरह की होती है। एंगल भी क्या होती है? दो तरह की, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल।
दो तरह की होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दो तरह की एंगल होती है, प्लेन और सॉलिड। ठीक, प्लेन का हम लोग रेडियन, इसका प्लेन एंगल के लिए हम लोग सिंपल रेडियन लिखते हैं। इसको किस में मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, और इसका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है 12th क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं, तब गॉस थ्योरी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट आता है स्टेरेडियन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको बताना होता है क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये कुल मिला के फिजिकल क्वांटिटी की कहानी है। ठीक, अब बताते हैं क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो हमारी क्वांटिटीज़ के बारे में हो गई कि कितनी तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, और इन्हीं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक तरह से हमारे पास फार्मूला होता है। उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, किसी क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी किसी भी भौतिक राशि को कैसे रिप्रेजेंट, कैसे दर्शाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q इजकल टू N इंटू यू से। Q हमारा क्या है कि वो क्वांटिटी है। Q क्या है हमारा, जिस क्वांटिटी को दिखाना है हमको वो क्वांटिटी होती है। N क्या होता है, N का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, N का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है आपकी, यूनिट है। U क्या है आपकी, यूनिट है। ठीक, N क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 2, 3, 4, 5, 10 कितना। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं, तो हमको मास को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, मास, यानी कि द्रव्यमान। मैं द्रव्यमान पूछ रहा हूं कि भाई कितना किलोग्राम है, तो आप बोलेंगे सर 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम। तो आप बोलेंगे किसी चीज़ का मास ऐसे तो बताएंगे आप, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम ऐसे बताएंगे। यानी कि मास आपका क्या है, मास आपका क्या है सर, फिजिकल क्वांटिटी है। मास आपका क्या है, जस्ट फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो 3 आप देख पा रहे हैं, वो 3 क्या है, देखिए नंबर है। 3 क्या है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये केजी का क्या रहा, केजी, ये केजी तो क्या है, यूनिट है। केजी क्या है, यूनिट है। तो आपका Q से हमने मास को रिप्रेजेंट कर दिया, N हमारा 3 है, और U क्या है, U यूनिट यानी कि केजी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इजकल टू N इंटू ई। अब यहाँ पे एक जानने वाली बात ये होती है कि आप कभी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप जाते हैं, तो आपका क्वांटिटी नहीं बदलती, यानी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कह रहे हैं वो नहीं बदलती। जैसे कि मैं आपको एक बार, कई बार लेक्चर में आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या, कि मैं ऐसे देखिए 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम भी लिख सकता हूँ। और ये क्या है, बोला ये मास है, ये कोई मास है। इस मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 किलोग्राम अगर है तो उसको 2000 भी तो ग्राम लिख सकते हैं। यानी कि हमारा मास ये क्या था, क्वांटिटी है, Q है, राशि है। और ये 2 क्या है, इसको N1 मान लेते हैं, और इस kg को क्या मान लेते हैं, U1। ये बराबर है, जरा देखिए ये 2000 क्या है, इसको N2 मान लेते हैं, और ग्राम को U2 मान लेते हैं। आ रही है बात समझ में। यानी कि कभी भी आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं, तो आपका क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वही रहेगा। मैंने बोला कि अगर आपका 2 किलो आलू आप खरीद रहे हैं किसी से, और कोई 2 किलो बोल रहा है और कोई 2 किलो 2000 ग्राम बोल रहा है, तो दोनों को सेम ही आलू मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आप देखिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप जाएंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जाएंगे, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा। N1 से N2 हो गया, 2 से 2000 हो गया, ये यूनिट भी बदल जाएगा, किलोग्राम से ग्राम हो गया, यूनिट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलेगा, वो उतना ही का उतना ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमको जाना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई N2 की वैल्यू आप निकालिए, तो इसके लिए हम अभी तुरंत एक बड़ा फार्मूला लिखेंगे डायमेंशन वाले हिस्से में। लेकिन आपको यहाँ बता दूँ N2 अगर निकालना है तो कैसे लिखेंगे, N1 इंटू U1 अपॉन U2 ऐसे लिख सकते हैं। भाई U2 मल्टीप्लाई में है, आके डिवाइड कर जाएगा, तो U1 में U2 आकर डिवाइड कर गया, और N1 वैसे का वैसे रह गया। तो हम किसी भी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो जस्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और
बता देते हैं। तो ये आपका हो गया कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट की, बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। कई तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, यानी कि पहले के ज़माने में कई तरह की यूनिट्स होती थी, सिस्टम होती थी, और आपको कन्फ्यूजन होता था। किसी देश में कोई यूनिट सिस्टम चलता था, किसी देश में कोई यूनिट ऑफ सिस्टम चलता था, तो जो कन्वर्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। जैसे कि हम लोग क्या यहाँ अगर कोई चीज़ पाव में मिल रहा है तो आप दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ ग्राम में मिल रहा है, तो वहाँ ग्राम वाला फिर पाव वाले को कन्वर्ट कर रहा है कि भाई कितना पाव है, कितना ग्राम है, तो कन्वर्जन होता रहता था, तो उसमें बहुत टाइम लगता था और बेकार की चीज़ें हो जाती थी। इससे बचने के लिए पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के एक ही सिस्टम इजाद किया कि भाई पूरी दुनिया में एक सिस्टम रहेगी, अब बाकी इंडिविजुअल जो अपनी अपनी कंट्री की भाई सिस्टम होगी वो चलती रहेगी उनके यहाँ, पर अगर कहीं पर यूनिवर्सल लेवल पे अगर बात की जाएगी तो एक ही सिस्टम की बात की जाएगी, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। तो बोला ठीक है, ये यूनिट जो होता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह की होती हैं, सिस्टम अपन यूनिट्स के लिए कितनी सिस्टम्स हैं, कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो यूनिट्स के लिए आपके पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, नॉर्मली आपके 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। पहला आपका हो गया एफपीएस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, एफपीएस। दूसरा आपका सीजीएस हो गया, तीसरा क्या हो गया, एमकेएस, और लास्ट चौथा हमारा क्या है, एसआई है। तो 4 तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है। आपकी मात्रकों की पद्धति जो होती है वो कितने तरह की पद्धति होती है, 4 तरह की पद्धति होती है। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम, 4 तरह की पद्धतियां होती हैं। जो एफपीएस सिस्टम होता है जरा समझेंगे, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। कहीं भी एस दिखेगा वो एस से हमको सेकंड ही समझ जाना है। तो फुट, पाउंड, सेकंड, इसका मतलब क्या है, फुट, यानी फुट क्या चीज़ में मेजर करते हैं, फुट में किस चीज़ को मेजर करते हैं, बोला लेंथ को सर मेजर करते हैं। बोला किस चीज़ को मेजरमेंट किया जाता है, लेंथ का, यानी फुट में हम लेंथ को फुट में मेजरमेंट करेंगे। पाउंड, आप कई बार केक वगैरह खरीदने जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा, पाउंड जो होता है केजी कह दे या इसको मास कह दें, क्या कह दें, मास का मेजरमेंट किस में किया जाएगा, पाउंड में। और सेकंड क्या चीज़ में, टाइम को क्या चीज़ में मेजर करेंगे हम लोग, आपको सेकंड में मेजर करेंगे। यानी एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया जिसमें हमने लंबाई को, लेंथ को फुट में मेजर किया, मास यानी कि द्रव्यमान को पाउंड में मेजर किया, और टाइम को किस में मेजर किया, सेकंड में मेजर किया। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, दूसरा सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम। ये कॉमन नहीं है, ये सिस्टम हमारे यहाँ कहीं भी कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा है, सीजीएस सिस्टम थोड़ा ज़्यादा कॉमन सिस्टम होता है। यानी आप एक तरह से कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं होता, ये लोअर लेवल पे हो गया, थोड़ा हायर लेवल पे, इससे ज़्यादा हायर लेवल पे ये यूनिट्स हो गई। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो सीजीएस में क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। और जी का क्या मतलब होता है, बोला ग्राम होता है, जी का क्या मतलब है, ग्राम। और एस का मतलब तो हमेशा क्या समझना है, सेकंड समझना है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में नापें और मास को ग्राम में नापें और समय हमेशा सेकंड में नापें, उसे क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। अब जो आता है ये एमकेएस सिस्टम, सबको पता है एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों क्या है, एक ही है। इसी का नाम बदल करके एक तरह से समझने के लिए एसआई सिस्टम आप समझते हैं कि एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम प्रैक्टिकल लेवल पर जब काम करते हैं तो दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम ही हैं। तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, एम से क्या होता है, बोला मीटर। के से क्या होता है, बोला किलोग्राम, के से क्या होता है, किलोग्राम। और एस से क्या होता है, सेकंड। यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मापे। ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग द्रव्यमान यानी मास को किलोग्राम में और आपको लेंथ को मीटर में, लंबाई को मीटर में नापें और समय को सेकंड में नापें, वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है एक तरह से एसआई सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम भी हमारा क्या है, यही है। तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। 4 तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, इनका मतलब क्या हुआ ये हम समझ गए। मेनली हमारा हर जगह पे हम लोग यूज किसको करते हैं, एसआई सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। यानी अगर आपसे बिना कुछ कहे
आपसे बिना कुछ कहे अगर कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए किया जाए तो आप मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे और लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे और समय को सेकंड में मेजर करेंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही क्या होता है, एक जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम हो जाना वही है। ये हमेशा यही रहेगा, ऐसा ही सिस्टम। आपसे अगर बोला जाएगा पर्टिकुलर तो आप कहेंगे कि ठीक है ये CGS बोला जा रहा है या PS बोला जा रहा है। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, ऐसा ही सिस्टम हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये कुल मिला के 4 तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने चलते हैं कि भाई कैसे अब डायमेंशन वाले हिस्से पर चलते हैं। यूनिट में हमारी कुल मिला के इतनी है। अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको जानी है तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में आपको जानी है तो N1U1 इजकल टू क्या लगा देंगे, N2U2 लगाएंगे और आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चले जाएंगे, वैल्यू आप पता कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते थोड़ा डायमेंशन की तरफ चलते हैं। ठीक, डायमेंशन वाले हिस्से पे हम लोग चलते हैं। डायमेंशन वाले हिस्से में हमारे पास क्या है भाई कि डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन का मतलब क्या है एक्चुअली में डायमेंशन का मतलब होता है पावर। डायमेंशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पावर होता है। बोला सर किसका पावर, किसका पावर, तो किसी क्वांटिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होगा, जो फंडामेंटल यूनिट होगा उसका पावर। यानी कि जरा समझिए, एक बार मैं बोल लूँ कि सर ये वेलोसिटी है, ये कोई क्वांटिटी है क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है सर, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। बोला ड्राइव्ड से नहीं, हमें इसकी फंडामेंटल यूनिट्स बताइए। तो बोला वेलोसिटी के लिए तो हम यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर देखिए ये ऐसा, ये क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट है, और सेकेंड भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। क्योंकि मीटर में हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, लेंथ और ये टाइम, और लेंथ और टाइम क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो इनकी जो यूनिट्स बनेगी वो भी क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। तो यानी कि जो लेंथ है और जो टाइम है दोनों फंडामेंटल था। मैंने आपको बताया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उसमें लेंथ और टाइम होता है। तो लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। इसका मतलब कि सर ये जो आपका मीटर और सेकंड है ना, ये फंडामेंटल यूनिट है। अब इनका पावर बताइए, इनका पावर फंडामेंटल, कोई भी क्वांटिटी का फंडामेंटल जो यूनिट होगा उस फंडामेंटल यूनिट का पावर। तो बोला यहाँ m का पावर कितना है, बोला 1। यहाँ सेकेंड का पावर भी कितना है, 1। तो बोला ठीक है, इसी पावर को तो बोलते हैं डायमेंशन। लेकिन कभी भी हम लोग डायमेंशन निकालते हैं ना तो हमें नीचे चीज़ों को नहीं रखते, हम चीज़ों को ऊपर लेकर जाते हैं। तो बोला ठीक है, ये सेकेंड नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो सर क्या लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड का पावर क्या लिख सकते हैं, -1। भाई नीचे में प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, डायमेंशन। अब रह गया कि भाई डायमेंशन तो ये आप लिख रहे हैं, पर डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। जब हमसे कोई बोलेगा कि डायमेंशन सर लिखिए वेलोसिटी का, तो हम क्या ऐसे लिखेंगे, बोला नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला की हम लोग चर्चा करते हैं। डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो फार्मूला के रिप्रेजेंट करते वक्त ध्यान रखिएगा, मास जो होता है वो मास को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। जब डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखेंगे उसमें मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ जो होता है उसको हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा टाइम होता है सर, टाइम जो होता है उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। जो करंट होता है, करंट, उस करंट को चाहे तो कैपिटल I से या कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर को केल्विन से K से रिप्रेजेंट या थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर मेनली हमको ये 4 चीज़ें से मतलब है, उन 4 में से भी ये चौथा जो करंट है इससे भी हमारा उतना लेना देना नहीं है। ठीक, हमें मेन किससे मतलब होता है, M, L और T से लेना देना होता है। हालांकि करंट भी आता है, जब आप 12 क्लास पढ़ते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ का में आपको एम्पियर आएगा, करंट आएगा, तो वहाँ पे A जो है या A कह लें या I कह लें, वहाँ पे डायमेंशन में आता है।
फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं कि भाई mLT है, यही है हमारा, यानी मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, l लेंथ को l से और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, कब रिप्रेजेंट किया जाता है, तभी रिप्रेजेंट करते हैं जब हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है। किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जब हमसे पूछा जाएगा तब वैसे सिचुएशन में मास को कैपिटल M से, लेंथ को L से और टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो इनका जो पावर होगा ना, इनका पावर होगा, उसी को डायमेंशन बोलेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब जरा देखेंगे सर। यहां मास था, अगर जरा इस एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इस वेलोसिटी की चर्चा ही कर लेते हैं, तो ये ऊपर में क्या था, मीटर था सर, मीटर, यानी कि मीटर किसका यूनिट होता है, मतलब लेंथ का होता है सर। और लेंथ के लिए आपको क्या लिखना होगा सर, एल लिखना होगा, यानी लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, एल। ये है सेकंड, तो सेकंड सर किसका यूनिट है, बोला टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, बोला टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सर ये जो सेकंड था ना, उसको हम लोग टी लिखना पड़ेगा। और यहाँ सेकंड का पावर -1 है, तो यहाँ भी पावर क्या लगा देंगे, -1, और उसके बाद दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। यही हो गया क्या, इसका डायमेंशनल फार्मूला। किसका फार्मूला हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो हम कैसे फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको जस्ट समझाया है कि वेलोसिटी का यूनिट, हमें पावर से मतलब है, पावर को रिप्रेजेंट करना है, पर डायमेंशनल फार्मूला लिखते वक्त मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अगर आपको यूनिट पता है तो यूनिट देख करके आप डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से डायमेंशन हम किसी क्वांटिटी का लिखते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये इसको एक डायमेंशनल इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन के लिए हमको क्या बोलेगा, भाई जो वेलोसिटी था ना, इस वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो गया, इस वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया सर LT का पावर -1। तो ये जो अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, ऐसे, तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, और इसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ये चीज़ें होती हैं भाई। इक्वेशन में सबको पता है इक्वल टू में समथिंग कुछ होता है, जीरो हो कुछ भी हो, वैसी तरह से इक्वल टू में यहाँ पे है। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ये डायमेंशनल आपका फार्मूला हो गया। हमें इस इक्वेशन से मतलब नहीं है, हमें तो फार्मूला पता हो बस, बात खत्म, हमारा काम उसी से चल जाता है। ठीक है, अब बोला कि ठीक है सर, अब इसी डायमेंशन में सारी कहानी अगर देखेंगे तो यूनिट से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, न के बराबर मानिए। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, डायमेंशन और मेजरमेंट वाले सेक्शन से, और ये मिल के आते हैं क्वेश्चन। कैसा नहीं है कि आपको डायमेंशन आता है मेजरमेंट नहीं आता है तो काम बन जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब बढ़ते हैं कि भाई कन्वर्जन कैसे करें। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर आप जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप जाते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन वाले फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, हमको पता है Q = N1U1 = N2U2 होता है। पर अगर आपको N2 निकालना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला बनता है N1 × M1/M2 to the power A, L1/L2 to the power B and T1/T2 to the power C। ये फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जन के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू। जैसे कि हमसे पूछेगा कि सर 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आप CGS सिस्टम में बताइए कितनी होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू हमें CGS सिस्टम में अगर बतानी है, तो ऐसे केस में अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी किसी क्वांटिटी की वैल्यू किसी सिस्टम में दी हुई है और उसी क्वांटिटी की वैल्यू किसी दूसरे सिस्टम में अगर आपको निकालनी है, फिर आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पे M1, L1, T1 जो होगा वो पहला सिस्टम होगा जो गिवन होगा, और M2, L2, T2 जो सिस्टम होगा वो जिसमें हमको निकालना है, जिस सिस्टम में हमको जाना है। जैसे SI से CGS में जाना है तो SI वाला ऊपर लिखेंगे और CGS वाला नीचे लिखेंगे। ये बात इस फार्मूले के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं।
तो हम लोग कई सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आपको जहीं भी एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, आप पीछे के जितने भी लेक्चर्स लगे हैं सारे के सारे लेक्चर्स देखिए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लॉ जो डायमेंशन से रिलेटेड है, को लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन से रिलेटेड 2-3 लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है। क्या है वो लॉ? वो लॉ ये है, पहली लॉ, हालांकि न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है, पर आज मैं फिर से बता रहा हूँ डायमेंशन वाले में, कि कोई भी दो क्वांटिटी आपस में इक्वल तभी होगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि P इक्वल्स है Q के, दो क्वांटिटी आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल तभी और तभी होगी जब इन दोनों का डायमेंशन क्या हो, ओनली एंड ओनली व्हेन डायमेंशन ऑफ P एंड Q आर सेम। P और Q आपस में इक्वल तभी और तभी हो सकते हैं जब उन दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, या डायमेंशनल फार्मूला ही कह लीजिए। डायमेंशनल फार्मूला कहीं लिखता नहीं है आदमी, हमेशा क्या बोलता है, डायमेंशन ही बोलता है। डायमेंशन फार्मूले को ही नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग डायमेंशन ही केवल बोलते हैं। तो ये P और Q तभी इक्वल है, दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में इक्वल तभी होगी जब उनके डायमेंशंस आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं करेक्टनेस करने के लिए। कोई फार्मूला करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर आपको बोला जाए कोई कि भाई ये कोई फार्मूला है, बता दो ये सही फार्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का डायमेंशन देखेंगे। बोला सर दोनों का डायमेंशन इक्वल है, इसका मतलब फार्मूला करेक्ट लिखा हुआ है। आ रहा है बात समझ में? कभी भी कोई फार्मूला हमको चेक करना है कि करेक्ट फार्मूला है कि नहीं है, तो जस्ट हमको सोचना है कि भाई लेफ्ट का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास है T=√2π√L/g, तो बोला सर ये फार्मूला सही है कि नहीं है, ये चेक करना है तो आप टाइम का डायमेंशन लिखिए और इधर का डायमेंशन लिखिए। दोनों साइड का डायमेंशन अगर सेम मिलता है तो इसका मतलब ये करेक्ट फार्मूला है। तो ये चेक किया जा सकता है, ये एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ ये होता है, सेकंड लॉ भी ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी हो सकती है, यानी कि P प्लस Q, दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में जोड़ और घटा तभी सकते हैं, प्लस माइनस तभी कर सकते हैं जब ये वाला केस हो, यानी कि उनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। यानी कि इक्वल होंगे तभी जब डायमेंशन दोनों का सेम होगा, या दोनों को अगर आपस में जोड़ा जा रहा हो या घटाया जा रहा हो, वैसे केसेस में भी उनका डायमेंशन सेम ही होगा। डायमेंशन सेम होगा तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं। अगर डायमेंशन दो फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग है तो कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सर पॉसिबल है। अलग अलग डायमेंशनल क्वांटिटीज जो होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में पॉसिबल है, और पॉसिबल क्या होता ही है, पर प्लस माइनस नहीं हो सकता है। तो ये दो लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जिसको आपको समझना जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी सा है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप आज का जो हम लोग का लेक्चर था वो यूनिट डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरी थी, कुछ बेसिक थ्योरी थी जो मैंने आपको बताया। ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर की थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकी है, इसलिए एक और थ्योरी का लेक्चर लगने वाला है। यूनिट डायमेंशन चैप्टर का एक और थ्योरी का लेक्चर लगेगा, यानी कि दो थ्योरी के लेक्चर्स लगेंगे। एक में हमने आधे लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट थ्योरी का लेक्चर लगेगा, उसमें हम लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।